नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 3 मार्च के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। और यहाँ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए कुछ कोर्सेज़ के बारे में। तो एक तो ग्रामर का कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर चल रहा है, जहाँ अभी प्रेपोजिशन के 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। जो टॉपिक अभी चल रहा है प्रेपोजिशन है, उसके 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। उससे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वॉइस एंड नरेशन कंप्लीट हैं। आज पार्ट नंबर 5 यहाँ पे अपलोड होगा और समय रहते आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको वक्त मिल सके, आप बहुत अच्छे से समझ सकें कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये कोर्स डिजिटल बोर्ड पर ही उपलब्ध है। इसका ड्यूरेशन 50 to 75 मिनट्स के बीच का ड्यूरेशन रखा गया है। वर्ड्स भी हम डिस्कस करते हैं साथ में, वोकैबुलरी भी साथ ही चलती है। इस कोर्स को अगर आप बाई करेंगे तो इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन आशीष क्लासेस डाउनलोड करना पड़ेगा, जो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद कुछ और डिफरेंट प्रकार के कोर्सेज कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएंगे। यहाँ एक कोर्स क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्बल का है। इसके अतिरिक्त कुछ ई बुक्स अवेलेबल हैं, जिनमें से 3 ई बुक्स एडिटोरियल वर्ड्स की हैं और एक ई बुक है जो मॉक टेस्ट हैं एयरफोर्स और नेवी के स्टूडेंट्स के लिए। उनका भी एग्ज़ाम है 18 अप्रैल को, एयरफोर्स का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसके लिए वो बुक बहुत ही उपयोगी है। ये वाला बैच वेंसडे को हम स्टार्ट करते हैं, तो आज से ये बैच स्टार्ट होगा। यहाँ और जो आपको एडिटोरियल मिलता है उसमें फ़र्क ये होता है कि यहाँ 2 एडिटोरियल्स मिलते हैं। मीन्स एक एडिटोरियल तो यही जो शाम को 5 बजे आप यूट्यूब पर देखते हैं, ये आपको अर्ली एक्सेस इसका मिल जाता है। एक और एडिटोरियल मिलता है लेट नाइट, और दोनों का PDF आपको मिल जाएगा। दूसरा जो एडिटोरियल मिलेगा वो डिजिटल बोर्ड पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉमन एरर का। इन्वेस्टमेंट डिमांड इज एस्टिमेटेड टू हैव रीबाउंडेड विद फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पोस्टिंग पॉजिटिव मोमेंटम आफ्टर सेवरल क्वार्टर्स ड्राई परहैप्स बाय पब्लिक स्पेंडिंग। फिलहाल मैं केवल कॉमन एरर्स पे डिस्कशन कर रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन क्या है और क्या कहना चाहता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे जो एडिटोरियल पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि वो सब लाइन्स जो दे रखी हैं, जो सेंटेंसेज वहीं से उठाए गए हैं। तो यहाँ पे एरर है तीसरे पार्ट में, और ड्राइव के स्थान पे ड्रीवन आना चाहिए। क्या आएगा? ड्रीवन। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ देखिए ये किसके द्वारा प्रेरित है, किसके द्वारा ये उत्प्रेरित है, किसका स्टिमुलेटेड है, वो बताना चाह रहा है कि ये शायद पब्लिक स्पेंडिंग के द्वारा ड्रिवन है, पब्लिक स्पेंडिंग के द्वारा प्रेरित है। ठीक है, इसके द्वारा प्रेरित है, इस कारण से यहाँ ड्रिवन आना चाहिए, कॉमा भी लगा हुआ है। तो ये एक प्रकार से एडजेक्टिव का काम करेगा। इस कारण से एडजेक्टिव फॉर्म जो होती है किसी भी शब्द की, वो या तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं आप वर्ब को अगर एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर ING फॉर्म लगाते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पे थर्ड फॉर्म सही होगा, तीसरा गलत है। सेकेंड देखिए, डिस्पाइट द Q3 अपटिक द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम फॉर द ईयर प्रोजेक्ट and 8% contraction in GDP wider than the 7.7% estimated in January। यहाँ एरर किस पार्ट में है? तो देखिए, डिस्पाइट द Q3 अपटिक, तो इस चीज़ के बावजूद, अपटिक जो होता है वो इंक्रीज होता है, तो Q3 के अंदर जो उछाल देखने को मिला उसके बावजूद जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स हैं, दूसरे जो अग्रिम पूर्वानुमान लगाए गए हैं नेशनल इनकम के लिए इस साल के, वो एस्टिमेट्स, अब एस्टिमेट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको देखकर आपको वर्ब लगानी थी। तो ये प्रोजेक्ट्स जो है वो सिंगुलर वर्ब बन रही, क्योंकि एस और ES एंडिंग जो वर्ब्स होती हैं दे आर कंसीडर्ड सिंगुलर, वेयरएज वी नीड हियर प्लूरल वर्ब, दैट्स वाई यहाँ पे एस को रिमूव करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट रखेंगे जब जाके सही होगा, दूसरे पार्ट में एरर होगी। तीसरा क्वेश्चन है द कंटिन्यूइंग स्ट्रेस इन एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर्स इज अ वरी एंड द गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर सपोर्ट मेजर्स। यहाँ पे कोई एरर नहीं होगी, आपका आंसर है 4 नंबर आएगा। ठीक है, ये तो कॉमन एरर्स थी। अब हम आ जाते हैं एडिटोरियल पर। एडिटोरियल का टाइटल है बैक टू द फ्यूचर। मीन्स जो फ्यूचर की हम बात कर रहे थे, भविष्य के संभावनाओं को लेकर बात कर रहे थे, वापस से उसी की बात करते हैं। तो ये एक आर्थिक लेख है, इकोनॉमी से रिलेटेड एडिटोरियल है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मिलता है, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एडिटोरियल होता है इकोनॉमी वाला। किसकी तुलना में? जो पॉलिटिकल आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं उसकी तुलना में। सबसे ज़्यादा मुश्किल स्पोर्ट्स आर्टिकल आते हैं, उनमें तो खैर बहुत सारी अच्छी वोकेबलरी, बहुत सारे अच्छे ईडियम्स, फ्रेजेज, ये सब मिलते हैं। तो यहाँ भी कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं, और जो भी क्लास अभी ले रहे हैं वो ज़रूर से हर एक पॉइंट को नोट करते चलें, हर एक चीज़ को रिवाइज़ करते चलें। ठीक है, कभी कभी क्लासेस नहीं हो पाती हैं, काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, पारिवारिक कारण के कारण, जैसे मैंने कल क्लास नहीं ली थी, कुछ पर्सनल रीजंस थे, तो इस कारण से क्लास नहीं हो पाई थी। तो उस समय आप पिछले सेशंस को रिवाइज़ कर लेंगे, बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, काफ़ी सारे क्लासेस हैं, लगभग
1300 और 1400 वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर, तो वो सब आप देखते रहें, आप पिछले सेशंस को रिवाइज करते रहें, तो निश्चित रूप से एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन रहेगा और काफ़ी अच्छे से आप चीज़ों को सीख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करें। बैक टू द फ्यूचर बता दिया मैंने टाइटल किसको लेकर लिखा गया है। अब देखिए, आपको जो भी नए बच्चे हैं उनको बता दूं, जो ये रेड कलर में अंडरलाइंड पार्ट है वो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, उसको देखकर वर्ब कौन सी लगी है, विल डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखें कि ये जो रेड जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ये सब के सब नए वर्ड्स हो सकते हैं, ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर 2 क्वार्टर्स, तो 2 क्वार्टर्स के बाद आपको पता होना चाहिए कि वित्त वर्ष है उसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं। अप्रैल से स्टार्ट होता है वित्त वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, और 31 मार्च तक चलता है। तो 2 क्वार्टर्स के शार्प कॉन्ट्रैक्शन के बाद आफ्टर यहाँ पे प्रपोजिशन का काम करेगा। टू एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, क्वार्टर्स नाउन है, ठीक है, और आफ्टर प्रपोजिशन तो अपना ऑब्जेक्ट लेगा, तो क्वार्टर्स यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ऑफ ए शार्प कॉन्ट्रैक्शन, ऑफ फिर प्रपोजिशन है, ए आर्टिकल है, शार्प एडजेक्टिव है, कॉन्ट्रैक्शन नाउन है, कॉन्ट्रैक्शन का संकुचन होता है, रिडक्शन आप कह सकते हो, डिक्लाइन आप कह सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आप यहाँ पे लेके चले डिक्लाइन से, गिरावट से। एक तो देखो एक्सपेंशन होता है, तो एक्सपेंशन जो होगा वो कॉन्ट्रैक्शन का एक एंटोनिम के रूप में काम करेगा, इसका ऑपोजिट वर्ड के रूप में काम करेगा। कॉन्ट्रैक्शन का संकुचन है, गिरावट है, तो एक्सपेंशन करोगे तो उसका मतलब विस्तार है। तो कहना चाहता है कि 2 क्वार्टर्स हैं, 2 क्वार्टर्स में देखा गया, 2 तिमाही मतलब 6 महीने के अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखा गया। उसके बाद इंडियाज़ इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था, अभी इंडियाज़ इकोनॉमी सब्जेक्ट हो गया, तो इसकी वर्ब आपको दे रखी है इज। भारत की जो अर्थव्यवस्था है एस्टिमेटेड, एस्टिमेट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था इज एस्टिमेटेड दे रखा है, तो पैसिव है, उसके बारे में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है टू हैव रिबाउंडेड। ठीक है, कि भारत की अर्थव्यवस्था ने हैव रिबाउंडेड, अब ये काम परफेक्टिव मतलब एस्पेक्ट में चला गया, इसका मतलब ये काम तो कंप्लीट हो गया। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो रिबाउंड हो चुकी है। तो रिबाउंड हो चुकी है, इसका मतलब क्या है? रिबाउंड का मतलब होता है बाउंस बैक। रिबाउंड से मतलब क्या होता है? बाउंस बैक, या फिर मेकर रिकवरी, दोनों हो सकते हैं। वापस से उछाल आना, भी गिरावट के दौर में थी, फिर से उछाल आया है, फिर से एक सामान्य एक नॉर्मलसी वाला जो एक माहौल है उसके अंदर लौट आई अर्थव्यवस्था, उसी को लेकर कहा गया रिबाउंडेड आउट ऑफ ए टेक्निकल रिसेशन, है ना। और किससे उछाल आया है, कहाँ से बाहर निकल आई है? टेक्निकल रिसेशन से। अब ये टेक्निकल रिसेशन होता है आर्थिक संकट। ठीक है, टेक्निकल रिसेशन उस टर्म के लिए यूज करते हैं जो लगातार 2 एक क्वार्टर्स जो हैं उसमें अगर गिरावट देखने को मिल रही है तो टेक्निकल रिसेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी है, कुछ अर्थव्यवस्था संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं, तो सेट कुछ फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं, तो उसी में से एक टेक्निकल रिसेशन है। टेक्निकल रिसेशन का मतलब हो गया ऐसी मंदी जिसमें लगातार 2 जो कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर्स हैं उसमें अगर गिरावट देखने को मिलती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, तो टेक्निकल रिसेशन के नाम से जानते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई इस चीज़ से बाहर निकल आई है, ऐसा लगता है। टू रिकॉर्ड फीबल ग्रोथ, टू रिकॉर्ड फीबल ग्रोथ, फीबल का मतलब कमजोर, तो इसको आप सिनोनिम के रूप में वीक लिख सकते हैं। फीबल एडजेक्टिव होगा, रिकॉर्ड फीबल ग्रोथ। और यहाँ पे रिसेशन से बाहर निकल आई है, कैसे निकल कर आई है? बहुत एक वृद्धि हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत ही वृद्धि हुई है, कमजोर सी वृद्धि है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बाउंस बैक इसने किया है, छोटी मोटी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। किस में? अक्टूबर दिसंबर 2020 पीरियड। ये जो अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर वाला जो क्वार्टर था 2020 का, पिछले साल का, इस समय काल के दौरान। और कैसे हुआ? तो इस चीज़ के साथ कि विद जीडीपी राइजिंग बाय 0.4%, यहाँ पे जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद हम कहते हैं, उसमें तो बढ़ोतरी हुई है 0.4%। और बाई यहाँ पे तक का अर्थ दे रहा है, बाई यहाँ पे लिमिट, इस एक्सटेंट तक, तो 0.4% तक। एंड जीवीए ग्रोस, ये वैल्यू एडेड होता है इसके अंदर। क्या ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब ये है भी, देखो इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन है वो सारा जीडीपी के अंदर जाएगा। जीवीए के अंदर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसको बनाने में जो कुछ भी आपका खर्चा लागत आई है उसको घटाने के बाद जो उसकी कीमत बचती है वो होता है जीवीए। पर शुद्ध आकलन होता है कितना प्रॉफिट में आप रहे हैं, वो जीवीए है। तो जीवीए है, उसमें बढ़ोतरी 1% तक हुई है, तो इस कारण फीबल ग्रोथ कहा गया। ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं है। आप परसेंटेज पॉइंट में देखें तो 0.4% है जीडीपी में, और जीवीए में 1% की वृद्धि देखने को मिली है। द ओवरऑल नंबर्स आर नॉट सरप्राइजिंग, मतलब कुल मिला के जो आंकड़े हैं, नंबर्स का मतलब यहाँ पे आप फिगर से ले सकते हो, डेटा से ले सकते हो। तो ओवरऑल जो आंकड़े हैं आर नॉट सरप्राइजिंग, वो आश्चर्यचकित करने वाले नहीं है, वो अचंबित करने वाले नहीं है। सरप्राइजिंग होगा वो एडजेक्टिव होगा, नोट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, आर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करेगा। इस प्रकार से ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। जब लिंकिंग वर्ब दे रखी होती है तो वो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है अगला वर्ड। और कॉम्प्लीमेंट हमेशा याद रखें कि नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वो कभी भी एडवर्ब नहीं हो सकता। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जब लिंकिंग वर्ब दे रखी है, इज, एम, आर, वॉज, वर, सीम, अपीयर, लुक, है ना, ये सब लिंकिंग वर्ब्स हैं।
लिंकिंग वर्ब्स के बाद में आपको एडवर्ब नहीं लगाना होता, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब नहीं हो सकता। एक बार फिर समझ लेना, आपको यहाँ पे 3 वर्ड देखने को मिले हैं, कॉन्ट्रैक्शन है, रीबाउंड है, फीबल है। फीबल का मतलब वीक है, रीबाउंड का बाउंस बैक है, कॉन्ट्रैक्शन का डिक्लाइन है। इंडियाज इकोनॉमी जो है वो सब्जेक्ट है, इसको देखकर वर्ब इज लग रही है, और द ओवरऑल नंबर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, ठीक है। बाकी सब कुछ ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था। आगे वाली स्लाइड पे आ जाते हैं। जस्ट एज अ शॉर्ट नोटिस पेंडेमिक लॉकडाउन एंड द सब्सिक्वेंट केस सर्च, जैसे कि अब जस्ट एज जैसा कि ये हुआ वैसा ही एक और चीज़ यहाँ पे कंपेयर करेगा ऑथर। तो द शॉर्ट नोटिस पेंडेमिक लॉकडाउन, तो शॉर्ट नोटिस पर, शॉर्ट नोटिस का मतलब क्या है कि आपको कोई काम अभी एक दिन बाद में ही करना, तो वो नोटिस दिया आपको, लेकिन इतना लंबा टाइम आपको नहीं दिया। तो शॉर्ट नोटिस दिया किसका? पेंडेमिक लॉकडाउन का, महामारी के कारण जो लॉकडाउन लगाया गया था, कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगाया गया था, शॉर्ट नोटिस पे लगाया गया। एंड द सब्सिक्वेंट केस सर्च, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स, यू कैन से, ठीक है। सब्सिक्वेंट का मतलब आप कह सकते हो आफ्टरवर्ड्स। और इसके बाद जो केस सर्ज हुआ, सर्ज का मतलब उछाल आता है, वृद्धि होती है। अपटिक जो दे रखा था आपको, जो अपने कॉमन एरर्स में पढ़ा था, वो अपटिक इसका सिनोनिम हो सकता है। उछाल को, इंक्रीज को ये कह सकते हैं सर्ज। और उसके बाद जो केस में उछाल आया, उसने क्या किया? टुक द विंड आउट ऑफ। देखो ये टेक द विंड आउट ऑफ द सेल्स, ये एक फ्रेज होती है पूरी, टेक द विंड आउट ऑफ सेल्स, SAILS, ये याद रखना, ये लिख लेना फ्रेज, टेक द विंड आउट ऑफ SAILS सेल्स। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में गिरावट आना कह सकते हो, किसी चीज़ का मतलब एक एडवर्स एक चल रहा है दौर, अगर उसको हम बोलें तो टेक द विंड आउट ऑफ सेल्स कहेंगे। एक नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए टेक द विंड आउट ऑफ सेल्स कहते हैं। कॉन्फिडेंस कम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड का, इस फ्रेज का। तो इन दोनों चीज़ों ने, देखो शॉर्ट नोटिस पे पेंडेमिक लॉकडाउन लगा, पेंडेमिक लॉकडाउन लगाया गया, और फिर दूसरा उसके बाद में केसेस में उछाल भी आया। इसके कारण जो मोबिलिटी थी और इकोनॉमिक एक्टिविटी थी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर, फिस्कल ईयर का मतलब वित्त वर्ष के पहले हाफ में, ठीक है। तो वित्त वर्ष के पहले हाफ में जो भी गतिशीलता, मोबिलिटी गतिशीलता, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं जो देखने को मिली थी, वो सब की सब यहाँ पे कमजोर पड़ गई। ये है टेक द विंड आउट ऑफ का यहाँ पे मतलब, ठीक है। ये कमजोर पड़ गई क्योंकि पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, है ना, और पहले हाफ में ठीक चल रहा था, लेकिन दूसरे हाफ में चूंकि लॉकडाउन लग गया, फिर केसेस उछाल आने लग गए, केसेस काफ़ी बढ़ने लग गए। इस कारण से जो मोबिलिटी हुई थी, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिली थी फिस्कल ईयर के फर्स्ट हाफ में, वो सब की सब धरी की धरी रह गई। वो थोड़ा सा मतलब कहें कि इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे अर्थव्यवस्था पे पड़ने लगा। द अनलॉकिंग फेज, जो अनलॉकिंग फेज है, अनलॉकिंग फेज का मतलब हो गया कि वो दौर, फेज का मतलब दौर कहते हैं, चरण कहते हैं, स्टेज कहते हैं, जिसके अंदर अनलॉक किए गई एक्टिविटीज़ को, जो सब कुछ लॉकडाउन के अंतर्गत थी, सब कुछ बंद पड़ी थी, ठप पड़ी थी, वो सब के सब वापस से स्टार्ट करने लगे, रिज्यूम उनको किया। दैट वॉज लार्जली कंप्लीट, दैट यहाँ पे इस फेज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है अपने एंटेसिडेंट को। रिलेटिव प्रोनाउन का कनेक्शन होता है अपने से पहले वाले शब्द के लिए। तो इसका मतलब ये अनलॉकिंग फेज की हम बात कर रहे हैं कि अनलॉकिंग फेज जो है वो लार्जली कंप्लीट, वो बड़े स्तर पर कंप्लीट था बाय लेट सितंबर, ठीक है। मतलब लेट सितंबर, सितंबर के मतलब कहें कि अंत तक कहें, तो ये जो चीज़ थी ब्रॉड बैक। अब ये जो ये फेज दे रखा है, इसको देखकर ब्रॉड बैक है, ये वापस लेकर आया। भाई ब्रिंग का मतलब लाना, बैक का मतलब वापस, तो ये वापस लेकर आया। अ सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी, सेम्बलेंस का मतलब सिमिलैरिटी कह सकते हो, क्या कह सकते हो? सिमिलैरिटी, समानता, एक रूपता, उसी के जैसा, इक्वल होना। नॉर्मलसी सामान्य माहौल को बोलते हैं। तो जो सामान्य माहौल हमें देखने को, मतलब सामान्य माहौल का मतलब ये है कि प्री कोविड वर्ल्ड, कोविड से पहले की जो दुनिया थी, उसी तरह का दौर वापस से यहाँ पे लेकर आ गया। जो अनलॉकिंग फेज था, जो सितंबर, लेट सितंबर तक कंप्लीट हो गया था, है ना, सितंबर के लास्ट तक कहें कि अनलॉक फेज पूरी तरीके से कंप्लीट, सब कुछ एक्टिविटीज रिज्यूम कर दी गई थी। तो इसके बाद यहाँ पे जो सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी ये लेकर आया विद पेंटअप, पेंटअप का मतलब होता है सप्रेस्ड, ये एक एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड होता है, सप्रेस्ड, या फिर आप इसे रिप्रेस्ड भी कह सकते हैं, सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड, ठीक है। तो कह रहा है कि विद पेंटअप एंड फेस्टिवल डिमांड स्परिंग, स्पर का मतलब होता है उत्प्रेरित करना, स्पर का मतलब आप कह सकते हो, यूँ कह दीजिए प्रोड कह दीजिए, या फिर इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो एनकरेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप ING लगा दीजिएगा, प्रोडिंग या एनकरेजिंग कह सकते हो। स्टिमुलेटिंग भी इसके लिए बहुत ही एक प्रॉपर वर्ड रहेगा, स्टिमुलेट कह सकते हो, स्टिमुलेट, ठीक है। फेस्टिवल डिमांड स्परिंग स्पेंडिंग, अब ये फेस्टिवल डिमांड, फेस्टिवल का समय, दिवाली, उसके बाद क्रिसमस,
ठीक है, ये फेस्टिवल थे और उनके कारण स्पेंडिंग जो है वो फेस्टिवल डिमांड के कारण स्पेंडिंग जो है वो बढ़ी। स्पेंडिंग का मतलब खर्चा, लोगों ने खर्चा किया, किस कारण से किया? फेस्टिवल के कारण खर्चा किया। एंड हेल्पिंग रीबूट प्रोडक्शन लाइंस, हेल्पिंग का मतलब सहायता करना, और हेल्प के बाद में जब वर्ब लगाते हो तो याद रखें कि या तो V0 लगाते हो या 2 + V0 लगाते हो। हेल्प के बाद एक और वर्ब आपको लगानी हो तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो 2 + V0 इन्फिनेटिव या फिर V0 बेयर इन्फिनेटिव जिसे कहते हैं। ज़्यादा चलन में जो है, अगर हम लोग देखते हैं मैक्सिमम एग्जाम्पल्स तो उसमें हम V0 देखते हैं, हालांकि होते दोनों ही सही हैं। रीबूट का मतलब फिर से आप स्टार्ट करना, फिर से उस चीज़ के अंदर कहें कि एक बार शुरुआत से ही चीज़ों को क्रिएट करने को बोलता है रीबूट। प्रोडक्शन लाइंस का मतलब उत्पादन वाला जो क्षेत्र है उसको फिर से रीबूट करने में इसको हेल्प मिली। ठीक है, हेल्प की इसने। एक बार फिर देख लेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि द शॉर्ट नोटिस पेंडेमिक लॉकडाउन एंड द सब्सिक्वेंट केस सर्च तो सब्जेक्ट था। इसकी वर्ब आपको टुक दे रखी है, टेक द विंड आउट ऑफ सेल्स है जो एक फ्रेज है, और उसका मतलब ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कमज़ोर पड़ गया है, ये कह सकते हो, या फिर कोई चीज़ अच्छी चल रही थी लेकिन अचानक से उसके अंदर बुरा दौर शुरू हो गया, ये कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो दोनों काम हुए, एक तो शॉर्ट नोटिस पर पेंडेमिक लॉकडाउन लगा दिया गया, उसके बाद में ये जो केस सर्ज देखने को मिला, सब्सिक्वेंट का मतलब आफ्टरवर्ड्स है, ये जो केस अपटिक मिला, केस में उछाल देखने को मिला, कोविड-19 के जो इन्फेक्शन के केसेस हैं उनमें, इनके कारण जो मोबिलिटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो मतलब क्या यहाँ पे कमज़ोर पड़ गई। किस में? फिस्कल ईयर के फर्स्ट हाफ में, वित्त वर्ष के पहले हाफ में। फिर कह रहा है कि भाई उसी प्रकार से जो अनलॉकिंग फेज जो है, जितना कि इसने किया था ना ये नुकसान, उतना भरपाई यहाँ पे अनलॉकिंग फेज ने कर दी, जो कि लेट सितंबर तक कंप्लीट हुआ था अनलॉकिंग फेज। और इसके कारण जो नॉर्मलसी का सेम्बलेंस है, सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी यहाँ पे देखने को मिले। सेम्बलेंस यहाँ पे नाउन होगा क्योंकि ए लगा रखा है, डिटर्मिनर के बाद वाला वर्ड नाउन होता है, ऑफ यहाँ प्रेपोजिशन होगा, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, तो नॉर्मलसी जो है वो भी एक नाउन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन ये है नहीं, ये बात समझ सकते हैं आप, इस कारण से नाउन है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अनलॉकिंग फेज था उसने कुछ हद तक कोशिश की कि सामान्य माहौल, हालांकि वो होता नहीं है। सेम्बलेंस का मतलब ये है, लगता ऐसा है कि ठीक वैसे ही दौर आ गया है, ठीक वैसा ही चल रहा है जैसा कि पहले था, एक रूपता, समानता, इक्वालिटी, सिमिलरिटी देखने को मिल रही है, एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है विद द पेंटअप फीलिंग, पेंटअप एंड फेस्टिवल डिमांड स्परिंग स्पेंडिंग। और ये कैसे हुआ? ये नॉर्मलसी का वापस से नॉर्मलसी की और कैसे मतलब अर्थव्यवस्था लौट कर आई? इसका कारण था जो रिप्रेस्ड या सप्रेस्ड, जो दबी हुई और जो डिमांड थी, स्पेंडिंग थी, दबी हुई स्पेंडिंग, और जो फेस्टिवल डिमांड स्परिंग स्पेंडिंग थी। इसके कारण फेस्टिवल के कारण डिमांड हुई मार्केट में, उसके कारण जो खर्चा करने लग गए लोग। ये स्पेंडिंग काफ़ी समय से पेंटअप थी, पेंटअप का मतलब दबी हुई थी, सप्रेस थी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कुछ खरीदारी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखने को मिला? हेल्पिंग रीबूट प्रोडक्शन लाइंस। यहाँ पे इस चीज़ ने हेल्प करी, किस चीज़ में? प्रोडक्शन लाइंस जो है, जो उत्पादन क्षेत्र है, उसको भी इसने रिबूट करने में हेल्प की। ठीक है, एग्रीकल्चर रिमेंड द रिजिलियंट बुलवाक। रिजिलियंट जो होता है वो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ है जो एबल है, जो भी एबल है कि भाई आप पहले वाली स्थिति में वापस से बाउंस बैक कर जाओगे। ठीक है, मान लीजिए कोई कठिनाई का दौर है, इफ़ यू आर इन डिफिकल्टी, और इफ़ यू हैव एबिलिटी टू बाउंस बैक टू द प्रीवियस सिचुएशन, इसका मतलब आप रिजिलियंट है। रिजिलियंट का मतलब एक प्रकार से जो इलास्टिसिटी का जो गुण होता है, प्रत्यास्थता का गुण होता है, कि आप किस चीज़ को खींचते हैं, रबड़ को, वापस से उसी फॉर्म में आ जाता है, उसको बोलते हैं रिजिलियंट। तो इस लिहाज से इस रिजिलियंट को टफ या हार्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो टफ या हार्ड के रूप में भी आप ले सकते हैं, काफ़ी कठोर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है, कृषि क्षेत्र है, वो बना रहा, रिमेंड बना रहा। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, रिमेंड इसकी वर्ब है। द रिजिलियंट बुलवाक, रिजिलियंट एडजेक्टिव है, बुलवाक यहाँ पे नाउन है, द वहाँ पे डिटर्मिनर है। बुलवाक जो है वो डिफेंस को बोलते हैं, प्रोटेक्टर को बोलते हैं। ठीक है, कोई भी आपको जो डिफेंस देता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको बट्रेस मतलब एक सहारा देता है, उसको बोल सकते हैं बुलवाक। तो बट्रेस भी कह सकते हो, सपोर्ट भी कह सकते हो, डिफेंस भी कह सकते हो, प्रोटेक्टर भी इसको कह सकते हो। तो एग्रीकल्चर क्षेत्र जो है वो रिजिलियंट बुलवाक बना रहा, बुलवाक डिफेंस बना रहा, एक प्रोटेक्टर बना रहा। किस तरीके का? रिजिलियंट तरीके का, टफ तरीके का। इन द थर्ड क्वार्टर एज वेल, किसमें? तीसरे क्वार्टर में भी। तीसरा क्वार्टर क्या हो गया? तीसरी तिमाही। अब तीसरी तिमाही का मतलब क्या है? देखो, अप्रैल मई जून ये पहली तिमाही हो गई, जुलाई अगस्त सितंबर ये दूसरा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तीसरा है। तो तीसरे तिमाही के अंदर भी, एज वेल का मतलब टू, एज वेल का मतलब भी। ठीक है, तो तीसरे तिमाही के अंदर भी एग्रीकल्चर जो है काफ़ी मतलब एक मजबूत आधार बनकर रहा। इसको आप ज़्यादा बेहतर रहेगा कि एक वर्ड लिखें, मेनस्टे। मेनस्टे का मतलब आधार होता है, बेस होता है, उस अर्थ में ले सकते हैं। ठीक है,
विद फार्म जीवीए राइजिंग, और ये कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, ये लेखक किस आधार पर बातें कर रहा था उसको एक्सप्लेन कर रहा है आगे कि जीवीए जो है ग्रोस वैल्यू एडेड जो है वो मतलब राइज हुई। राइज जो है एक ऐसी वर्ब है जो कि इंट्रांजिटिव है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, लेकिन अगर रेज लगाते हैं आप RAISE तो वो ट्रांजिटिव होती है, आगे ऑब्जेक्ट लगाते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे जीवीए राइज हुई कितनी तक, बाई फिर से लिमिट के लिए बताएगा, एक्सटेंड बताएगा इस सीमा तक 3.9%। आफ्टर बीइंग द सोल सेक्टर, सोल का मतलब ओनली, आफ्टर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन बाद में ING लेगा, आफ्टर बीइंग होने के बाद, द सोल सेक्टर एकमात्र सेक्टर, सोल का मतलब यहाँ पे सिंगल सेक्टर है, ओनली सेक्टर है जो कि रिकॉर्ड की इसने ग्रोथ को, यहाँ पे क्लॉक का मतलब रिकॉर्ड से है, ठीक है, इसने वृद्धि अर्जित यहाँ पे रिकॉर्ड की इन द प्रीसीडिंग 2 क्वार्टर्स, पिछले 2 तिमाही में, प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाले, ठीक है, प्रीसीडिंग 2 क्वार्टर्स, पिछले 2 तिमाही के अंदर एकमात्र सेक्टर रहा जिसने कि यहाँ पे ग्रोथ रिकॉर्ड की, ग्रोथ रजिस्टर की। रिकॉर्ड भी कह सकते हो क्लॉक का मतलब, और रजिस्टर भी कह सकते हो। वैसे क्लॉक घड़ी होती है नाउन के रूप में, लेकिन ये वर्ब के रूप में यूज किया गया है, यहाँ पे इसका मतलब रिकॉर्ड या रजिस्टर है। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था, रिमेंड इसकी वर्ब थी। रिजिलियंट बुलवाक जो है ये आपका इसका कॉम्प्लीमेंट है, और रिजिलियंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, बुलवाक यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो तीसरे क्वार्टर में एग्रीकल्चर जो है बिल्कुल कठोर एक बुलवाक के रूप में इसने काम किया, एक कठोर आधार बना रहा, एक मजबूत आधार बना रहा। इसमें इसलिए ऐसा कह रहा लेखक क्योंकि फार्म जीवीए जो है खेती संबंधित जो ग्रोस वैल्यू एडेड है वो 3.9% तक बढ़ी। कैसे बढ़ी, क्योंकि ये एकमात्र सेक्टर रहा जिसने ग्रोथ यहाँ पे रजिस्टर की थी पिछले 2 तिमाही में, ठीक है। आगे देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जो 2 क्षेत्र हैं, एक तो निर्माण क्षेत्र और मतलब मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब समझते हैं आप, हालांकि ये भी निर्माण है लेकिन ये बिल्डिंग बनाने वाला कंस्ट्रक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, उत्पादित करना, ठीक है, बनाना। तो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जो है ये 2 क्षेत्र जो है रीसर्फेस्ड, री का मतलब पुनः, सरफेस का मतलब फिर सतह पे आना, फ्रॉम ए कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब गिरावट को बोलते हैं, डिक्लाइन को बोलते हैं। अचानक से कोई चीज़ अगर धराशायी हो जाती है, पूरी तरीके से असफल हो जाती है, तो उस सिचुएशन को कोलैप्स कहा जाता है। तो एक कोलैप्स हुआ था इन दोनों क्षेत्रों का, और इसके बाद में रीसर्फेस हुए। और कैसे, दोनों क्षेत्रों के अंदर ये जो क्षेत्र है मैन्युफैक्चरिंग ये 1.2% तक एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड का मतलब विस्तार होना, एंड 6%, और कंस्ट्रक्शन 6% तक रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, जिसका संबंध ये पहला जो आया है वो पहले वाले के लिए है, दूसरा जो आया है दूसरे वाले के लिए, इसका रेस्पेक्टिव लगता है क्रमशः। इस प्रकार से इसमें एक्सपेंशन देखने को मिला। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट था आपका, इसकी वर्ब थी रीसर्फेस्ड। फ्रॉम प्रेपोजिशन था, प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगा, कोलैप्स यहाँ पे नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट है, ए डिटर्मिनर है। टू एक्सपेंड इन्फिनिटिव है, ठीक है, 1.2% एंड 6%। तो ये इतना प्रतिशत यहाँ पे इनमें एक्सपेंशन देखने को मिला क्रमशः। बोथ दीज सेक्टर्स, बोथ के साथ में दीज लगा रखा है। दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि आप देखें, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, नाउन लग रखा है। अगर यह नाउन नहीं होता तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करता, याद रखें। दिस, दैट, दीज और दोज ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, और दीज के साथ में नाउन प्लूरल लगता है, पता है आपको। अगर यहाँ पे दिस होता तो सिंगुलर लगाते, यहाँ पे सेक्टर्स नहीं होता, सेक्टर होता फिर। तो दोनों ही जो सेक्टर्स हैं हैड बीन अंडर स्ट्रेस, ये अंडर स्ट्रेस रहे हैं। ये दोनों ही सेक्टर्स जो हैं वो अंडर स्ट्रेस रहे। अंडर स्ट्रेस का मतलब ये दबाव में रहे, इवन बिफोर द पेंडेमिक, यहाँ तक कि पेंडेमिक से पहले भी। इवन है वो एक इम्फेसाइजर का काम करता है, इम्फेसाइज करने के लिए काम करता है, चीज़ों पर दबाव डालने का काम करता है। तो ये कह रहा है इससे पहले भी, पेंडेमिक से पहले भी, दोनों ही जो सेक्टर्स हैं, कौन कौन से, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, ये दोनों ही दबाव में रहे थे, ठीक है। पोस्टिंग, कॉन्ट्रैक्शंस, पोस्टिंग प्रोजेक्ट करते हुए, दर्शाते हुए, डिस्प्ले करते हुए, कॉन्ट्रैक्शन संकुचन को बोलते हैं, डिक्लाइन को बोलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द 2nd and 3rd क्वार्टर्स, ठीक है। इनमें संकुचन था शुरुआत के क्वार्टर से ही, मतलब ये 2019-20 की अगर बात करें तो यहाँ दूसरा और तीसरा जो क्वार्टर्स था, दूसरी तीसरी तिमाही थी, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने संकुचन दिखाना शुरू कर दिया था, यहाँ पे डिक्लाइन दिखाना शुरू कर दिया था। डेस्पाइट द सेंटर्स पुश, डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, और एक बात हमेशा याद रखें डेस्पाइट के बारे में, दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। डेस्पाइट डज नॉट टेक एनी प्रिपरेशन आफ्टर इट बिकॉज इट इज अ प्रिपरेशन इटसेल्फ, ये खुद ही प्रिपरेशन है, आगे ऑफ नहीं लेगा। इसके स्थान पे इन स्पाइट लगाते हो तो ऑफ लगा सकते हो आप। तो डिस्पाइट द सेंटर्स पुश, सेंटर्स केंद्र सरकार, पुश का मतलब प्रोड करना, प्रोपेल करना, या फिर कहें कि उत्प्रेरित करना होता है, स्टिमुलेट करना होता है। तो केंद्र सरकार ने हालांकि पुश किया था गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, मतलब सरकारी तरीके से, मतलब सरकारी खजाने में से पैसा खर्च करना शुरू किया था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की थी, इस चीज़ को सेंटर ने, केंद्र सरकार ने पुश किया। उसके बावजूद भी
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्टेड, ये जो 3 क्षेत्र हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन, डिफेंस रक्षा क्षेत्र, और बाकी जो सेवाएं हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, वो मतलब सिकुड़ी, वो मतलब वहाँ पे गिरावट आई, कमी आई, कितना आई 1.5%। किसकी बात है? लास्ट क्वार्टर की बात है, पिछले तिमाही की बात है। ठीक है, तो ये जो है ये सब्जेक्ट हो गए, रेड कलर अंडरलाइन पार्ट, और ये इसकी वर्ब हो गई। हाउएवर, हालांकि या फिर भी, हाउएवर एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन और एडवर्ब दोनों होते हैं, तो फिर भी इन्वेस्टमेंट डिमांड इज एस्टिमेटेड, जो निवेश संबंधी डिमांड है, इज एस्टिमेटेड, ये फिर से पैसिव बन रहा है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, ये फिर से इसका एस्टिमेट ये है कि टू हैव रिबाउंडेड, कि ये जो है वो रिबाउंड हो चुकी है। हैव रिबाउंडेड ये परफेक्टिव एस्पेक्ट है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये फिर से क्या है? रिबाउंड हो चुकी है, फिर से बाउंस बैक कर चुकी है। तो फिर भी जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है उसका ऐसा अनुमान है कि ये रिबाउंड हो चुकी है। कैसे हुई है वो आपके कारण बताया। विद फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, पोस्टिंग पॉजिटिव मोमेंटम। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब देखो, फिक्स्ड का मतलब स्थिर, कैपिटल का मतलब पूंजी, फॉर्मेशन का मतलब सृजन, निर्माण। तो मतलब कैपिटल फॉर्मेशन की जो बात है, पूंजी निर्माण की बात है, और उसके अंदर भी फिक्स्ड कैटेगरी की जो पूंजी निर्माण है कि हाँ इतना पैसा तो हमारा बन गया और इतना पैसा हमें एक तरफ रख देना है किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, तो वो जो चीज़ है उसके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। पॉजिटिव सकारात्मक, मोमेंटम का मतलब गति होती है, मोमेंटम का मतलब आप किसी दिशा में किस तरीके से, किस गति से आप आगे बढ़ते हैं, उस चीज़ को आप बोलते हैं मोमेंटम। तो यहाँ पे ये जो सेक्टर था, ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, इसमें अनेकों क्वार्टर्स के बाद, सेवरल क्वार्टर्स के बाद में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। इसी कारण से इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो यहाँ पे बढ़ गई। ऐसा अनुमान है कि इसने बाउंस बैक किया। सेवरल अपने साथ में नाउन है, प्लूरल लेगा। सेवरल एक डिटर्मिनर होता है, अपने बाद में नाउन प्लूरल लेता है, आफ्टर यहाँ प्रपोजिशन का काम करेगा। ड्रिवन परहैप्स बाय, ड्रिवन जो कि उत्प्रेरित है। ड्रिवन का मतलब भी यहाँ पे क्या है? एनकरेज है ना, प्रोड, प्रोपेल, ये सब प्रॉम्प्ट, ये सब इसके मतलब है। तो ये उत्प्रेरित है किसके द्वारा? परहैप्स बाय पब्लिक स्पेंडिंग, जो पब्लिक स्पेंडिंग की गई थी, है ना, जो सरकारी खर्चा किया गया था, ठीक है, उससे ये प्रेरित हुआ। इसके कारण यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो बाउंस बैक हुई। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पे सब्जेक्ट था, इज इसकी वर्ब थी, ध्यान रखें। मोस्ट वरिंगली, सबसे अधिक चिंताजनक चीज क्या थी वो देखो। सबसे अधिक चिंता का विषय ये था कि रिटेल ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7.7%। सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात तो वरिंगली यहाँ पे एडवर्ब है, और मोस्ट इससे पहले लग रहा है, तो मान के चलें कि ये भी एडवर्ब है, क्योंकि एक एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है दूसरे एडवर्ब के द्वारा। एक एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब ही बता सकता है। वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट वरिंगली सबसे अधिक चिंता का विषय ये है कि रिटेल क्षेत्र, ट्रेड क्षेत्र, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सब संकुचित हुए, सब कॉन्ट्रैक्ट हुए, और कितने हुए? 7.7% तक, 7.7% तक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, यहाँ पे संकुचन देखने को मिला, यहाँ पे कमी देखने को मिली। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, डिस्पाइट द Q3 अपटिक, अपटिक का मतलब उछाल होता है, बताया था मैंने आपको, तो इंक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, सर्ज कर सकते हो। डेस्पाइट आ रहा है तो के बावजूद है, फिर से देखो प्रेपोजिशन है, आगे ऑफ नहीं लगता है इसके अंदर। तो Q3 अपटिक के बावजूद, मतलब क्वार्टर 3 जो है, तीसरा तिमाही है, उसमें उछाल आया, उसके बावजूद भी द सेकंड एडवांस एस्टीमेट, जो दूसरे अग्रिम पूर्वानुमान थे, सेकंड आपका क्या होगा? ऑर्डिनल है, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर न्यूमरल एडजेक्टिव का पार्ट है। न्यूमरल एडजेक्टिव में हम कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव पढ़ते हैं, जब एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो उसका ये पार्ट है, ऑर्डिनल प्रकार है। एडवांस भी एडजेक्टिव है, एस्टिमेट्स नाउन है। तो दूसरे जो अग्रिम पूर्वानुमान है किसके? नेशनल इनकम के, राष्ट्रीय आय के, फॉर द ईयर, इस साल की बात करें तो प्रोजेक्ट, तो ये एस्टिमेट्स जो है प्रोजेक्ट करते हैं, दर्शाते हैं। एस्टिमेट्स को देखकर प्रोजेक्ट है, मैंने कॉमन एरर में दिया था। एन 8% कॉन्ट्रैक्शन, कितना? 8% तक का संकुचन। अब ये एन क्यों लग रहा है? क्योंकि 8 को लिख कर देखिए, 8 का जो साउंड है फर्स्ट लेटर का वो वाउल साउंड है, दैट इज वाई वी हैव टू यूज हियर एन इंस्टीड ऑफ ए। 8% संकुचन यहां पे दिखा रहा है जीडीपी के अंदर। वाइडर देन द 7.7% एस्टिमेटेड जनवरी, जो कि कहीं ज्यादा है। वाइडर का मतलब अधिक व्यापक है, अधिक बड़ा है, किसकी तुलना में? 7.7% की तुलना में। और ये 7.7% जो है वो जनवरी में एस्टिमेट लगाया था कि इतना जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, लेकिन अब कह रहा है कि 8% तक आएगा, मतलब 0.3 और इसने इंक्रीज कर दिया है। फिर समझें भाई, Q3 के अंदर अपटिक तो आया। क्वार्टर 3 जो है, क्वार्टर 3 कौन सा होता है? क्वार्टर 3 अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की बात हम कर रहे हैं, फेस्टिवल सीजन वही था। तो उसके अंदर जो उछाल आया, उसके बावजूद भी जो दूसरा अग्रिम जो पूर्वानुमान है,
दूसरा कहा है तो पहला पूर्वानुमान लगाया। पहले पूर्वानुमान में, पहले एस्टीमेट में कहा गया कि भाई जीडीपी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा 7.7%। ठीक है, ये जनवरी में किया गया था। अब देखिए, अब मार्च चल रहा है, एक बार फिर से इन्होंने बैठक हुई, फिर से इन्होंने बातचीत की, फिर से एस्टिमेशन लगाया। अब एस्टीमेट लगाया कि भाई अब की बार जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन 7.7% नहीं होगा, 8% होगा, तो ये कहीं ज़्यादा है, वाइडर डिग्री कंपेरेटिव है, इस कारण से देन का प्रयोग है। तो जिसमें पार्टली भी ये जो चीज़ है ना, ये हो सकता है कि आंशिक रूप से में है, वो संभावना के लिए आता है, पॉसिबिलिटी के लिए आता है। पार्टली का मतलब आंशिक रूप से एडवर्ब है। तो ये जो चीज़ हो रखी है कि ये इन्होंने रिवाइज किया है एस्टीमेट कि 7.7% से 8% होगा, ये जो चीज़ है वो आंशिक रूप से हो सकती है। किस कारण? ड्यू टू का मतलब कि कारण क्या है? द एनएसओ रिवाइजिंग, एनएसओ है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, भारतीय सांख्यिकी विभाग है, उसको एनएसओ बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आंशिक रूप से हो सकती है। किस कारण से? कि एनएसओ रिवाइज कर रहा है द फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी श्रिंकेज, पहले तिमाही में जो जीडीपी का संकुचन हुआ था, श्रिंकेज का मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, श्रिंकेज को आप लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पहले तिमाही में जो संकुचन हुआ था जीडीपी का, उसको यहां पे रिवाइज कर रहा है एनएसओ, और कितना कर रहा है रिवाइज करके? 24.4%। इस कारण से ऐसा है। और पहले क्या कहा था? रिवाइज कर रहा है मतलब पुनः संशोधित कर रहा है। पहले कुछ और कहा था, अब आप कुछ और कह रहे हो। तो पहले कहा था 23.9% होगा जीडीपी का संकुचन, है ना, ये कैलकुलेट किया गया था। अर्लियर का मतलब टाइम में पहले की बात आप करते हो। एंड वेन एवर यू हैव टू यूज ऑपोजिट ऑफ अर्लियर, देन यू हैव टू यूज लेटर, LATER। समय में बाद की बात करोगे LATER आएगा, समय में पहले की बात करोगे अर्लियर आएगा। ठीक है, तो ये जो बताया ना कि भाई ये इस साल का नेशनल इनकम में इतना यहाँ पे संकुचन देखने को मिल सकता है, तो ये बात क्यों है, तो लेकर थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ऐसा इस कारण से हो सकता है कि एनएसओ ने भी अपने जो जीडीपी के अंदर श्रिंकेज के जो आंकड़े हैं वो रिवाइज किए हैं। पहले तो कहा था 23.49% है, वही इतना श्रिंकेज होगा। अब कह रहा है एनएसओ की अब 24.4% होगा। इस कारण से शायद ये नेशनल इनकम पे असर पड़ रहा है। द लेटेस्ट नंबर्स, जो ये नवीनतम आंकड़े हैं, लेटेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है, द का प्रयोग है। नंबर्स का मतलब आंकड़ों से है, डेटा से है, तो नवीनतम आंकड़े जो हैं ऑल्सो मे बी टेकन एज इंडिकेटर, इनको भी लिया जा सकता है। ये भी ऑल्सो है, ऑल्सो का प्रयोग किया है कहाँ से? पहले, ये गलत कर दिया इसने, मे ऑल्सो बी टेकन ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे टू का प्रयोग करना चाहिए था। लेटेस्ट अगर नंबर्स को ही इम्फेसाइज करना है तो टू का प्रयोग होना चाहिए था। ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले या सेंटेंस के पहले यूज किया जाता है। तो जो लेटेस्ट नंबर्स हैं वो भी मे बी टेकन, उनको लिया जा सकता है एज एन इंडिकेटर, एक इंडिकेटर के रूप में। एट बेस्ट मतलब सबसे ऑप्टिमम लेवल पर, सर्वश्रेष्ठ स्तर पर एक इंडिकेटर के रूप में ले सकते हो। विद द एनएसओ स्ट्रेसिंग, इसमें एनएसओ जो है जोर डाल रहा है, एक बात पर स्ट्रेस डाल रहा है, दैट द एस्टिमेट्स आर लाइकली टू अंडरगो, कि जो ये पूर्वानुमान है ये अंडरगो करेंगे। अंडरगो का मतलब किसी फेज से गुजरना, शार्प रिविजन्स, मतलब जो एस्टीमेट्स हैं, जो भी पूर्वानुमान लगाए गए हैं उनमें रिवीजन देखने को मिलेगा। ये एनएसओ का पूर्वानुमान है कि जो कुछ भी हमने पहले कहा था उनको फिर से हम संशोधित करने की पूरी संभावना बनती है। एज द पेंडेमिक अफेक्टेड डेटा कलेक्शन, कारण क्या है? कारण कि वैश्विक महामारी जो है ना, उसने डेटा कलेक्शन प्रभावित किया है। उसने जो आंकड़ों का कलेक्शन हमने किया था, डेटा हमने जो भी सोच के रखे थे, जो भी एस्टिमेशन हमारा था, उन सभी को प्रभावित किया है। अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना। अब देखें यहाँ पे दिस सब्जेक्ट था, देखो पहले तो ये सब्जेक्ट था द सेकंड एडवांस एस्टीमेट्स, इसकी वर्ब प्रोजेक्ट थी। अब टिक का मतलब मैंने बताया, दिस सब्जेक्ट था तो मे यहाँ पे इसको देखकर मे बी है ना दे रखा है। उसके बाद लेटेस्ट नंबर्स है तो इसका भी मे बी टेकन ये दे रखा है। एस्टीमेट्स है तो उसकी वर्ब आर है, पेंडेमिक है तो उसकी वर्ब अफेक्टेड है, इस तरीके से है। आगे देखिए, लाइक द ग्रोथ रेट ऑफ फॉर 2019 to 20, 2019-20 की जो ग्रोथ रेट है ना, वॉज रिवाइज्ड, जैसे कि अब ये लाइक है, ये प्रिपरेशन के रूप में है इसकी जैसे। तो जो ग्रोथ रेट है 2019-20 की, ये रिवाइज की गई थी फ्रॉम 4.2% टू 4% इन जनवरी में रिवाइज की गई थी कि ग्रोथ रेट पहले तो कहा था 4.2% रहेगी, फिर जनवरी में इन्होंने कह दिया 4% तक रहेगी, तो 0.2% कम कर दी। द रियल जीडीपी ग्रोथ, इसी तरीके से जो वास्तविक जीडीपी ग्रोथ है फॉर द थर्ड क्वार्टर, तीसरे तिमाही के लिए ऑफ द लास्ट फिस्कल, पिछले वित्त वर्ष की अगर बात करें, हैज बिन स्केल डाउन, उसको भी स्केल डाउन किया गया है। स्केल डाउन का मतलब डिक्रीज करना, तो जैसे कि ये कम किया गया वैसे ही यहाँ पे इसको भी डिक्रीज किया गया है, रिड्यूस किया गया है। कितना? यहाँ तक 3.3% तक। ठीक है, फ्रॉम 4.1%, पहले कितना था? 4.1%, अब कहा है 3.3% रहेगा। बात समझ आ रही है? तो कह रहा है जैसा कि 2019-20 के लिए जो ग्रोथ रेट है उसको रिवाइज किया गया पैसिव वॉइस है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, ग्रोथ रेट सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब इसको देखकर है।
4.2% से 4% किया गया जनवरी में। ठीक उसी तरीके से जो रियल जीडीपी ग्रोथ है थर्ड क्वार्टर के लिए लास्ट फिस्कल की, उसको भी तो रियल जीडीपी ग्रोथ सब्जेक्ट है, इसको देखकर हैज़ बीन स्केल डाउन, ये इसकी वर्ब है, और बीन के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है। इसको स्केल डाउन किया गया है, कहाँ तक किया गया 3.3% से, और कहाँ से शुरू किया था ये, पहले 4.1% कहा गया था। द बेस इफेक्ट मे वेल हैव हेल्प्ड, तो ये जो बेस इफेक्ट है, जो ये मूलभूत इसका प्रभाव है, मे वेल हैव, बेस इफेक्ट सब्जेक्ट है, अब ये मे और हैव और हेल्प्ड ये इसकी वर्ब है, और मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म शायद ऐसा रहा होगा, है ना। इस प्रकार से हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, मे का प्रयोग संभावना बताने के लिए होता है। तो द बेस इफेक्ट में वेल है, वेल है यहाँ पे वो एडवर्ब है। तो बेस इफेक्ट हो सकता है कि शायद इसने हेल्प की हो किस चीज़ में, नज इंडियाज ग्रोथ, भारत की ग्रोथ को प्रोपेल करने में, भारत की ग्रोथ को नज करने में। नज का मतलब पुश करना होता है, प्रोपेल करना होता है, प्रॉम्प्ट करना होता है। आप इसको पुश कह सकते हैं, आप इसको प्रोपेल कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं प्रॉम्प्ट, है ना। तो इस चीज़ को करने में शायद हो सकता हो कि बेस इफेक्ट ने भारत की ग्रोथ को करने में, किस चीज़ में, इनटू पॉजिटिव टेरिटरी, पॉजिटिव सकारात्मक टेरिटरी क्षेत्र, कि भारत की ग्रोथ जो है पॉजिटिव टेरिटरी में चली जाए, पॉजिटिव वे में चली जाए, इसका पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिले, इस चीज़ में शायद बेस इफेक्ट ने सहायता की हो, ठीक है। बट इट इज़ एन इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बैरियर टू क्रॉस, लेकिन ये जो चीज़ है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल बैरियर है, ये एक मानसिक, एक कह सकते हो बैरियर है क्रॉस करना, कि भाई आपके ये एक मानसिक, कहते हैं ना, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। तो यहाँ पे ये बैरियर है साइकोलॉजिकल कि इसको तो पार करना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्रूशियल है। ग्रोथ नंबर्स अलोन में स्टिल नॉट बी कैप्चरिंग, जो वृद्धि के आंकड़े हैं, अकेले वृद्धि के आंकड़े जो हैं, ठीक है, ओनली, अलोन का मतलब यहाँ पे ओनली है, हो सकता है मैं संभावना बताने के लिए है, स्टिल, अभी भी, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, ठीक है, यट का मतलब होता है अनटिल नाउ, तो अभी भी हो सकता है कि ये जो ग्रोथ नंबर्स हैं वो अकेले कैन नॉट बी कैप्चरिंग द ट्यूमल्ट, ट्यूमल्ट का मतलब उथल पुथल को बोलते हैं, टर्मोइल को बोलते हैं, डिसऑर्डर को बोलते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हो। तो अभी भी शायद ये कैप्चर नहीं कर पा रहा हो जो भी उथल पुथल है, फेस्ड बाय स्वेथ्स ऑफ, और ये उथल पुथल कौन फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है स्वेथ, स्वेथ का मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र, है ना, अ बिग पार्ट, अ बिग एरिया ऑफ इनफॉर्मल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, इनफॉर्मल अनौपचारिक, माइक्रो छोटे एंटरप्राइजेस उद्योग, तो छोटे मोटे जो उद्योग हैं, इनफॉर्मल जो सेक्टर है उसका बहुत बड़ा पार्ट उथल पुथल को फेस कर रहा है। शायद ये जो ग्रोथ नंबर्स हैं अभी भी शायद ये अकेले जो हैं इन चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, नोर डू दे रिफ्लेक्ट, और ना ही दे यहाँ पे फिर से नंबर्स के लिए आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, रिफ्लेक्ट का दर्शाना होता है, दर्शाना मतलब डिस्प्ले करना, रिकवरी, रिकवरी पता ही आपको, बाउंस बैक होने की स्थिति है इन द जॉब मार्केट, मतलब रोजगार क्षेत्र में, और ना ही ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कोई रिकवरी जॉब मार्केट में। नोर से देखो स्टार्ट है, नया क्लोज स्टार्ट है, तो इसलिए इन्वर्जन है, पहले वर्ब है फिर बाद में सब्जेक्ट है, नोर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन फॉलो करना होता है। तो ग्रोथ नंबर्स अकेले हो सकता है कि जो उथल पुथल है, जो इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज के द्वारा फेस की जा रही है, इनके बहुत बड़े क्षेत्र के द्वारा फेस की जा रही है, बिग पार्ट के द्वारा फेस की जा रही है, उसको शायद ये कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और ना ही ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जॉब मार्केट में आने वाली रिकवरी को, है ना। आगे देखो मतलब द कंटिन्यूइंग स्ट्रेस, जो लगातार दबाव बना हुआ है इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार क्षेत्र में, एंड कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव का मतलब ऐसी सर्विसेज जहां पे दो व्यक्तियों को संपर्क में आना ही पड़ता है। कुछ ऐसे व्यापार हैं जैसे डिजिटल वे में अगर व्यापार हो जाए, जैसे कि हम लोग आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो कॉन्टैक्ट यहां पे नहीं हो पा रहा है ना। तो ये एक चीज़ है जो कोरोना से बचा रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, वी मस्ट फॉलो दैट गाइडलाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर का मतलब ये है कि वो सर्विसेज सेक्टर जहाँ पे हम कॉन्टैक्ट में आते हैं अपने कस्टमर के साथ। तो कंटिन्यूइंग स्ट्रेस इन एम्प्लॉयमेंट, एक तो लगातार दबाव बना हुआ है एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में, ठीक है। दूसरी चीज कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर है, वहां पे जो स्ट्रेस है, ये जो स्ट्रेस है इसको देखकर देखो इज है, ये एक चिंता की बात है, एक वरी की बात है। एंड द गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर सपोर्ट मेजर्स, और गवर्नमेंट को यहाँ पे निश्चित रूप से, मस्ट है वो ऑब्लिगेशन है, जरूर से जरूर ऐसा करना ही चाहिए। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे जरूर से जरूर सपोर्ट मेजर्स कंसीडर करने चाहिए। सपोर्ट मेजर्स का मतलब क्या है कि जो भी इसमें सहायता हो सकती है, जो भी उपाय हो सकते हैं सहायता वाले, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट को यहाँ पे सोचनी चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए। द सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शंस, तो दूसरी जो लहर आई है इन्फेक्शंस की, इन इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट्स, कहाँ पर, जहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है। हॉटस्पॉट का मतलब जहाँ पे एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, कोई चीज़ की ज़्यादा बड़ी संख्या या मात्रा है, तो यहाँ पे जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, जैसे कि महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, है ना, और साथ में
एंड द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस राइजिंग इन पोल बाउंड स्टेट्स। पोल बाउंड स्टेट्स का मतलब उन राज्यों, वो राज्य जहां पे चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, वहां पे खतरा है संक्रमण बढ़ने का। तो ये दोनों चीजें जो हैं, देखो दो चीजें हो गई है, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, रिस्क जो है ये भी इसका सब्जेक्ट है। एक तो जो दूसरी लहर आई है संक्रमण की, इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट जैसे कि महाराष्ट्र है। दूसरी चीज इन्फेक्शंस बढ़ने का खतरा, कहां पर, ऐसे राज्यों में जहां पे चुनाव हैं। ये दोनों ही चीजें जो हैं डू नॉट बोर्ड वेल, ये अच्छे संकेत नहीं है। बोर्ड वेल का मतलब अच्छे संकेत देना, ठीक है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है, नेगेटिव बना रहा है। चूंकि दो सब्जेक्ट हो गए तो डू आ रहा है, प्लूरल वर्ब आ रही है, ईदर फॉर सर्विसेज, है ना। अब किसके लिए अच्छा संकेत नहीं है, ना तो सर्विसेज के लिए है, और द फ्रेजाइल रिकवरी इन मैन्युफैक्चरिंग, और ना ही जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है जहां पे थोड़ी छोटी मोटी जो फ्रेजाइल एक रिकवरी मिली है, फ्रेजाइल मतलब नाजुक सी, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फ्रेजाइल है, एक वीक सी ग्रोथ थी, उसके लिए ये सही नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है। इधर के साथ में और लगता है तो और लग रहा है। अ स्मूथ एंड एक्सपीडिशियस रोल आउट, स्मूथ काफी मतलब जो आसानी से काम हो सके, एक्सपीडिशियस का मतलब स्पीडी, एक्सपीडिशियस का मतलब स्पीडी, काफी तेज गति से, क्विक, ठीक है। रोल आउट का मतलब किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, वैक्सीन, टीका। तो देखो वैक्सीनेशन चल रहा है काफी आसान तरीके से, काफी स्मूथ तरीके से और काफी तेज गति से चल रहा है। विद द प्राइवेट सेक्टर ड्राफ्टेड इनटू अचीव स्केल, विद द प्राइवेट सेक्टर, इसमें क्या हुआ, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निजी क्षेत्र है, ड्राफ्टेड इन टू अचीव स्केल। अचीव स्केल का मतलब एक टारगेट सेट आपने कर रखा है, उसको मतलब आप वहां तक जा रहे हैं, उस लेवल तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। इज एन इंपेरेटिव, तो ये यहां पे एक इंपेरेटिव चीज है। इंपेरेटिव मतलब नेसेसरी है, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। टू हेल्प इंडिया, किसके लिए ये इंपेरेटिव है, कि भारत की हेल्प करने के लिए, हेल्प के साथ में देखो V0 है। नेविगेट डायरेक्ट करना होता है। द बम्प्स, बम्प्स का मतलब यहाँ पे बम्प वैसे रोड पे गड्ढों को बोलते हैं, यहाँ पे बम्प्स का मतलब रुकावटें हैं। अहेड, अहेड आगे, मोर डेफ्टली अधिक कुशलता से, डेफ्टली का मतलब है कह सकते हो एडेप्टली, कुशलता से। फिर समझना, कह रहा है कि भाई एक तो काफ़ी स्मूथ तरीके से और काफ़ी तेज़ गति से जो वैक्सीन रोल आउट है, इसमें कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो यहाँ पे ड्राफ्ट इन करे। ड्राफ्ट इन का मतलब यहाँ पे कह दीजिए इन्वॉल्व हो प्राइवेट सेक्टर, ताकि इस स्केल को अचीव किया जा सके। एक बड़ा स्तर है, बहुत बड़े लोगों की, बहुत बड़ी आबादी को यहाँ पे टीकाकरण करना है। तो ये जो चीज़ है ये ज़रूरी है, ये एक इम्पेरेटिव है, ठीक है। अब ये रोल आउट है, इसको देखकर ये इज आ रहा है, ये इसकी वर्ब है, ये एक इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव नाउन हो जाएगा क्योंकि एन लगा हुआ है। किसके लिए ज़रूरी है, कि भारत को यहाँ पे डायरेक्ट करने के लिए। द बम्प्स अहेड, बम्प्स मतलब रुकावटें जो है भारत के आगे के रास्ते में, उन चीज़ों को नेविगेट करने के लिए ज़रूरी है डेफ्टली, अधिक कुशलता से, कि भारत इन रुकावटों से, इन बाधाओं को आसानी से पार कर सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का एडिटोरियल। अब बात करते हैं रिवीजन की। डेफ्टली जो शब्द है इसका मतलब एड्रोइटली है, एडेप्टली है, कुशलता से, तो एक नंबर को जोड़ दीजिए डी से। इंपेरेटिव का मतलब क्रूशियल है, क्रूशियल का मतलब महत्वपूर्ण होता है, तो ई से जोड़ देंगे। स्केल डाउन जो शब्द है, स्केल डाउन का मतलब रिड्यूस होता है, तो ए कम करना, डिक्रीज। नज है प्रेरित करना, तो प्रॉम्प्ट, बी। और स्वेद है, स्वेद का मतलब एरिया, क्षेत्र, बहुत बड़ा पार्ट, तो सी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब ट्रांसलेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं तुम गलत हो, तो तुम गलत हो इसका तो यू आर रॉन्ग सिंपल बन ही रहा है, कहीं ना कहीं तो समवेयर यू आर रॉन्ग, ठीक है। दूसरा, खराब मौसम होने के बावजूद वह स्कूल गया, तो वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, ये पता होना चाहिए। खराब मौसम को बैड वेदर बोलते हैं, के बावजूद को नॉट विद स्टैंडिंग कह सकते हैं, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग भी होता है, डेस्पाइट भी यूज कर सकते हो, इन स्पाइट भी यूज कर सकते हो। तो डेस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ या नॉट विद स्टैंडिंग, तीनों ही सही हैं। द बैड वेदर, ही वेंट टू स्कूल। एंड वह अपने पुराने दिनों को बहुत याद कर रहा है। आप किस चीज़ के लिए बहुत तड़फ रहे हो, बहुत ज़्यादा आप ललायित हो कोई चीज़ के लिए, उसके लिए पाइन एक यूज़ करते हैं वर्ड। और इच्छा वाले जो भी वर्ड होते हैं, चाहे डिज़ायर हो, चाहे क्रेव हो, चाहे लॉन्ग हो या पाइन हो, उन सब में फॉर लगता है प्रेपोजिशन। तो ही इज़ पाइनिंग फॉर हिज ओल्ड डेज, वह अपने पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। अब हम मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।